और अब सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। नमस्कार संजय जी। नमस्कार रितिका जी। कोरोना के नए नए उपाय तय कर रहा है। हमने बात की किस तरह से इसका जो दूसरा मॉडल है वो सक्सेसफुल हुआ, जयपुर मॉडल। अब ये सॉफ्टवेयर है जिसको पहले की सफलता मिली थी कोरोना के मरीजों को ठीक करने में, वो एक नई दवा जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो ये हमारी आज की पहली खबर। ये एसएमएस हॉस्पिटल टेस्ट न्यू वुहान ड्रग टू ट्रीट कोविड पेशेंट्स। वुहान में ये दवा का टोसिजुमाब है, इसका ट्रायल किया गया था और ये कोविड आर्थराइटिस में काम में ली जाती थी। पहले जो ड्रग ली थी वो एड्स पेशेंट्स को और उनको मिश्रण था, और ये नई ड्रग है जो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस के काम में है, उसको उपयोग में ला रहे हैं क्योंकि वुहान में इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था। और एसएमएस हॉस्पिटल ने अपने 2 मरीजों पर इसको आजमाया है और वैसे उसने अब तक 1000 कोरोना पेशेंट्स पे को किया है। ये नई दवा से देखते हैं कितना उसको मिलता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। राजस्थान ने कोरोना से जंग के लिए देश को 4 बड़े मॉडल दिए। हमारी जिम्मेदारी ये है, खासकर ये खबर हम जो बात कर रहे थे कि भीलवाड़ा और जयपुर मॉडल था, या जो इन्होंने एसएमएस के डॉक्टर्स ने एक 3 दवाओं का मिश्रण तय किया जिससे शुरू में ठीक किया गया था वो, और ये जो खराब रेपुटेशन को भी जो सबसे पहले सावधान किया था। तो इससे हम बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये बताइए कि 4 बात कर रहा है 4 बड़े मॉडल की, तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है और आगे क्या कोई नवाचार और होने वाला है? हम बताते हैं आपको, रामस्वरूप से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, पहला जो मैंने बताया कि HIV, स्वाइन फ्लू और मलेरिया दवाओं से इन्होंने रोगी ठीक किए थे, और दूसरा था कि जो खराब रैपिड किट आए थे उसके बारे में सबसे पहले राजस्थान ने ही सावधान किया, कहा कि इसके नतीजे गलत हैं और उन पर रोक लगा दी थी। तीसरा, सैंपलिंग सबसे ज्यादा राजस्थान में की गई, देश में प्रति 10 लाख 2174 सैंपल लिए गए, जबकि राजस्थान में 3980। और फिर भीलवाड़ा और जयपुर मॉडल, यानी जो भी हॉटस्पॉट बने वहां पे तुरंत कर्फ्यू लगा करके कंटेनमेंट जोन उसको क्लियर करके और वहां पूरी तरीके से आवागमन रोकना, ताकि जो कंटीजन है वो ज्यादा फैले। तो खासकर रामगंज इलाका था जयपुर का। तो आज देखिए आप, राजस्थान में केस दूसरी जगह आ रहे हैं प्रवासियों की वजह से, लेकिन जयपुर में केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और ये है हमारी अब अगली खबर। 1 जून से केंद्र सरकार जो है वो देश में नए लॉकडाउन का अनाउंस करेगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होंगे। लॉकडाउन 5 में हो सकता है कि खबर है कि केवल 10 या 11 शहरों में किया जाए, बाकी देश में नहीं, इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होगा। वहीं राजस्थान भी ये सरकार भी जो है वो कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि कर्फ्यू में आहिस्ता आहिस्ता ढील दी जाए। और जयपुर का जो परकोटा है, जो कि यहाँ का मुख्य ट्रेड सेंटर है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, वो अभी तक लॉकडाउन में है, वहाँ से कोई आवाजाही नहीं है। तो हम रामस्वरूप से बात करेंगे और उनसे जी, तो रामस्वरूप हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो नया कर्फ्यू है वो किस तरीके का होगा। रामस्वरूप, हमें बताइए, ये जो नया कर्फ्यू लगाने की तैयारी है परकोटे में, वो किस तरीके का होगा और परकोटे में कितनी राहत मिलेगी इससे? देखिए, फिलहाल परकोटे में जितनी भी थाना क्षेत्र है, जैसे दलता गेट थाना हुआ, रामगंज थाना और माणक चौक थाना और ब्रह्मपुरी थाना, ऐसा करके करीब 9 थाना क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया था। क्योंकि शुरुआत में जब रामगंज में एक विस्फोटक रूप में बड़ी तादाद में जो है मरीजों की संख्या सामने आई थी,
तो थाना क्षेत्र में पूरे में कर्फ्यू लगाया गया था। अब बाद में देखिए जिस तरह से जयपुर के बाहरी इलाके में देखा गया कि जहां पर कोई पेशेंट पॉजिटिव मिलता है तो वहां पर जिस मकान का पेशेंट होता है उसकी रेजिडेंस से सिर्फ 1 किलोमीटर की परिधि में ही कर्फ्यू लगाया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब लॉकडाउन 4 के तहत बाहर काफी जगह दुकानें वगैरह खुल गई है, सभी तरह की छूट दे दी गई है कंटेनमेंट जोन को छोड़ के सभी जगह। तो परकोटे में भी ऐसे काफी एरिया है, जैसे कोई ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र है, उसमें करीब 150 कॉलोनियां हैं, लेकिन 3 कॉलोनियों में ही पेशेंट है, बाकी में पेशेंट नहीं है। तो उन लोगों को राहत देने के लिए इस नए फार्मूले पर जो शहर के बाहरी इलाके में अपनाया गया था उस पर उसको लागू करने की भी कितनी बड़ी आबादी है इस पर, कितनी बड़ी आबादी है इस परकोटे में, और कितना बड़ा ट्रेड सेंटर है ये जिसको राहत मिलेगी इससे? देखिए राहत तो बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने भी कहा था कि जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में करीब 150 कॉलोनियां हैं, लेकिन वहां पर 2 से 3 कॉलोनियों में ही मरीजों की संख्या है, बाकी जगह मरीज नहीं है। तो उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, यानी कि कह सकते हैं करीब 70% लोग जो अलग रहते हैं तो उनको बड़ी राहत मिलेगी जो बाहरी इलाके में रहते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी के परकोटे के बाहर लागू किया हुआ है ऑलरेडी, इसी को अब परकोटे में लागू करने के पर मंथन चल रहा है। रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह हैं उनको सरकार रियायती दरों पर ज़मीन देती है, कई बार तो मुफ्त में देती है, लेकिन एक शर्त उनके साथ जोड़ी जाती है कि वो बीपीएल के जो लोग हैं उन कम से कम उनका इलाज मुफ्त में करेंगे, और कुछ कहीं पे 20%, कहीं पे 25% उनके लिए आरक्षित रखेंगे। लेकिन प्राइवेट अस्पताल लूटने में लगे हुए हैं। ये एक याचिका में दायर किया गया है, दावा किया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं, खासकर कोविड के समय में भी। तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों नहीं जिन अस्पतालों ने मुफ्त में ज़मीन ली है वो फ्री में इलाज करते हैं, और उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। ये जब फ्राइडे को इस पर फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ज़्यादातर निजी अस्पताल जो है वो धर्मार्थ संस्थान की श्रेणी में चल रहे हैं, उन्हें मुफ्त या मामूली रकम पर ज़मीन दी जाती है, लेकिन वे कोरोना रोगियों से ज़्यादा फीस ले रहे हैं। अब सरकार का जवाब इस मामले में जो आएगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि फिलहाल उसने एक ऐसा फैसला किया है कि जो कोरोना टेस्ट के ऊपर कैप लगाई गई थी 4,500 रुपये की टेस्ट की फीस, वो कैप उसने हटा दिया है। यानी प्राइवेट अस्पताल अब अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे कि उनको कितना पैसा लेना है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी हमने राजस्थान पत्रिका से ली है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कोरोना के दौर में हमारी संवेदनशीलता जो है उसका ह्रास हुआ है, उसकी क्षति हुई है। और कल ये जयपुर का एक नज़ारा है, एक खबर है, वहाँ पर सुबह से एक लाश पड़ी थी, लेकिन 4-5 घंटे तक इसको किसी ने हटाया नहीं, इस लाश को। पुलिस वाले वहाँ पे आए और वो उस लाश को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, और कलेक्टर ने जब ऑर्डर दिए कि शव पुलिस ही उठाएगी, तो पुलिस का तर्क था कि हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं क्या, और इस तरीके से ये 4-5 घंटे तक ये लाश वहाँ पड़ी रही। और आखिर में ये आप देखिए, ये एम्बुलेंस में इस शव को ले जाया जा रहा है। ये निगम ने भी सुनवाई नहीं की थी पहले तो, लेकिन बाद में फिर निजी एम्बुलेंस मंगवाई गई और उसमें इस शव को हटाया गया। और अगली खबर, ये भी हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करने वाली है। जो प्रवासी मजदूर हैं, देखिए वो पहले जब रुके हुए थे दूसरे शहरों में, तब उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, मकान मालिक घर से निकाल रहे थे और वो खुले आसमान के नीचे थे भूखे प्यासे। फिर वो अपने घर की तरफ चलने लगे तो उनको कोई बस या ट्रेन की सुविधा नहीं दी गई और वो पैदल चलते रहे सैकड़ों हजारों किलोमीटर। और अब जब ट्रेन मिली है तो उस ट्रेन में भी उनको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि जो तय मार्ग है उसके ले जाने के बजाय इधर उधर से घुमा के ले जाया जा रहा है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में देखिए, बलिया, बनारस, दानापुर में 5 श्रमिकों के शव ट्रेनों में मिले हैं। मुजफ्फरपुर में ही 4.5 साल के बच्चे की मौत हुई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कि बच्चा अपनी माँ जो उसकी मर चुकी है
उसको उसके साथ खेल रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन असल में माँ मर चुकी है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा, पिता जो है वो दूध के लिए इधर उधर भटकता रहा अपने बच्चे के लिए, और उसका बच्चा इस बीच में उसने दम तोड़ दिया। तो ये है स्थिति हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की। उन्होंने सबसे ज़्यादा सहा है इस कोरोना काल में। अब लेते हैं अगली खबर। उम्मीद है कि अब उनकी स्थिति शायद सुधरे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि वो माइग्रेंट वर्कर्स की जो परिभाषा है उसको फिर से बदलेगी। ये बदलाव 41 साल बाद आ रहा है। आ इसलिए रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने महसूस किया कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये तय किया कि वो जिन शहरों में थे वहाँ से अपने घर की तरफ पलायन करें। तो ये एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो कि इस साल के अंत तक आएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ये कंफर्म किया है कि इसका लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, और कई जो प्रोविजंस हैं वो प्रपोज कोड में शामिल कर लिए गए हैं, जो कि स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली, उसने। और उम्मीद है कि कुछ और बदलाव इसमें लाए जाएंगे। इस बीच में आप देखिए, इसके साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को रोका जाए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये मजदूरों के हित के लिए है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, इनकी पूरी कोशिश ये है कि जब मजदूर ज़्यादा होंगे तो मजदूरों की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम होगी। ये मजदूर अगर अपने गांव जाएंगे, वहाँ इनको स्थानीय स्तर पर नरेगा वगैरह में काम मिलेगा, तो उससे इंडस्ट्री में मजदूरों की कमी होगी, और तब इंडस्ट्री को महंगे दामों पर लाने पड़ेंगे। क्योंकि एक खबर आज, जो कि इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कि राजस्थान के नावा और गुजरात के कच्छ में जो नमक उत्पादक कंपनियां हैं वो मजदूरों को 2 गुनी तनख्वाह दे रही है। और लेते हैं अगली खबर। कल एक खबर थी कि राजस्थान सरकार हवाई जहाज के कल पुर्जे ठीक करने के लिए राजस्थान में कंपनियों को बुलाना चाहती है, यहीं पे सेटअप करना चाहती है ताकि बाहर ना जाना पड़े। लेकिन अब इस खबर को ये देखिए, दरअसल ये फैसला पिछली वसुंधरा सरकार में हो गया था, और झालावाड़ में 100 करोड़ रुपए खर्च करके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर बना दिया गया था। अब इसको जोधपुर में ले जाए जाने की तैयारी है। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है, और उनके बेटे वहां से सांसद है। जोधपुर, जहाँ पे नया सेंटर लाने की तैयारी है, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताल्लुक रखते हैं, और उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये जो राजनीति में ये एक परियोजना को इधर से उधर लाने की कवायद है, इसमें जनता के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग होता है। एक बानगी इसकी ये भी है कि वसुंधरा सरकार आई तो उसने यहाँ पे BRTS कॉरिडोर लाने की सोची, अशोक गहलोत सरकार आई तो उसने उसको बंद कर दिया, वसुंधरा सरकार मेट्रो की आलोचना करती रही। लेकिन हुआ असल में ये कि सारे दौरान इन परियोजनाओं में इनकी लागत बढ़ती रही, या अगर इनको रद्द किया तो टैक्स पेयर का पैसा पानी में चला गया। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनने में या पढ़ने में एक मजाकिया सा लगता है कि लिपस्टिक की सेल गिर गई है और इसमें जोक्स पास कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग, उनको समझने की ज़रूरत है। और जो स्टॉक मार्केट में, कि आने वाले दौर में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से प्रोडक्ट चलेंगे और कौन से प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, उसको इससे समझा जा सकता है। कि जब आप फेस मास्क लगा रहे हैं तो लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है, तो लिपस्टिक की सेल हिट कर रही है। इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप मजाक वगैरह पास किया जाए। आप इसको इस गंभीर तरीके से देखिए। तो जो ये कॉस्मेटिक कंपनीज़ हैं उनकी सेल्स गिरेंगी, तो अगर आप उनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप वो मत खरीदिए। और अगर आप उनका बिजनेस करते हैं तो आप सोचिए कि क्या आप अपने बिजनेस को किसी और उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो कुछ समय तक ये चीज़ चलेगी। और अब ये खबर नहीं है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रूस में पहाड़ों के बीचों बीच एक फुटबॉल का मैदान है। इसकी खूबसूरती देखिए आप, चारों तरफ ये हर ग्रीन और थोड़ा येलोइश उसमें ये फुटबॉल का मैदान है। यहाँ पे खेलने वाले को कितना आनंद आ जाए, पशु पक्षियों की आवाज़ें भी चलती हैं।
ये रूस की राजधानी मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर मिशारस्की नेशनल पार्क फुटबॉल ग्राउंड है। तो जाते जाते हमने सोचा कि इस मनोहारी दृश्य के साथ आज के बुलेटिन, ये जो राजस्थान अखबारों का जो बुलेटिन है उसको हम समाप्त करें, लेकिन बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।